बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स में हूं नम्रा तारिक और स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रही हैं सना मिर्ज़ा साहिबा जो कि सीनियर एंकर पर्सन भी हैं और तज्ज़ियाकार हैं, और साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर साद रसूल साहब भी। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में जो सियासी टेम्परेचर है, जो दर्जा हरारत है, वो एक बार हमें फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो शहर इक़्तिदार में जो मुलाकातें हो रही हैं इस वक्त बड़ी तेज़ी से वो मुलाकातें हो रही हैं, और वो जो मुलाकातें हो रही हैं वो एक नई डायरेक्शन दे रही हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो को। एक नए सेटअप की जो बाज़गश्त अब वो सामने आना शुरू हो चुकी है, और ये बाज़गश्त इस वक्त जारी है, उसको हम लोग अंडर डिस्कशन आज लेकर आएंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 9 मई केसेस में भी बड़ी पेशरफ्त सामने आना शुरू हो चुकी है। दीगर तमाम तर सियासी मामलात भी उन पर बातचीत करेंगे। फिर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम ये भी बात करेंगे कि जो एपीसी हुई जो केपी में इस वक्त, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें गैर हाजिर दिखाई दी। तो जो सूबाई सूरत हाल है उसमें क्या बनता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गैर मौजूदा होना वहां पे या नहीं। तो इसके अलावा इस्लामाबाद की तरफ मार्च की धमकियां सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिया करती थी, लेकिन अब JUIF की तरफ से भी ये धमकी सामने आना शुरू हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि हमारे जो मदारिस बिल है अगर इसको फाइनलाइज नहीं किया जाता तो हम भी इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। सो ये टेम्परेचर इस वक्त राइज होता हुआ नजर आ रहा है। इस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। जी सना साहिबा, जो मुलाकातें हुई हैं इस वक्त, हाउ डू यू सी दैट? आपको क्या लग रहा है कि ये मुलाकातें ऑब्वियसली इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, so ये किस तरह से पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो को शिफ्ट करने की तरफ जा रही हैं? अच्छा देखिए, इसमें एक तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है कि मौलाना साहब को आप कभी भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से माइनस नहीं कर सकते। उनको अपने आप को पॉलिटिक्स में रखना भी आता है। हाँ। और वो लाइमलाइट में हर कुछ अरसे के बाद वापस भी आ जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त की जो मुलाकातें हैं वो शायद उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो मदारिस का बिल था, मेरा ख्याल है कि लोग ये जितना भी कह लें कि जमहूरियत की खातिर उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को सपोर्ट किया, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बकौल के नंबर्स पूरे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने जमहूरी इख्तियार को मद्देनजर रखते हुए मौलाना साहब की रिस्पेक्ट में उनको स्पेस ही नहीं था। मौलाना साहब ने ऑब्वियसली कुछ टर्म्स के ऊपर उनके साथ अंडरस्टैंडिंग की होगी, और उनमें से एक बात अब आज खुलकर सामने आ चुकी है इस बिल की सूरत में। इस बिल के ऊपर अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी, पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल साहब ने एश्योरेंस दी थी, लेकिन आखिरी मौके के ऊपर अगर प्रेसिडेंट हाउस से ये बिल रोक दिया जाता है तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि वालिद और बेटे एक पेज पर मौजूद नहीं होंगे, बैक एंड पे कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज होगी जिसके ऊपर डिलीवरेंस नहीं हो सकी होगी, या जिस पर मामला अटका होगा, जिसकी वजह से ये बिल रोका गया है। लेकिन अब इसमें मौलाना साहब भी बड़ा अच्छा कार्ड प्ले कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आपने ये बिल मंजूर नहीं किया तो हम भी सड़कों पर आ जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा हमें ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखनी होगी कि JUIF का जो एहतजाज होता है ना सड़कों पर, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो अगर JUIF सड़कों पर आएगी, एक तो ये कि वो मुनज़्ज़म एहतजाज करेगी, भरपूर एहतजाज करेगी, पावर भी ज्यादा है, और उनकी स्ट्रीट पावर भी ज्यादा है। उनके वर्कर्स बड़े डेडिकेटेड हैं। वो एक खास हद तक कभी भी रेड लाइन को क्रॉस नहीं करते, कभी भी ऐसे हालात पैदा नहीं करते कि उनके ऊपर क्रैक डाउन करना पड़े, लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी फोर्स से इतना दबाव डाल देते हैं कि हुकूमत को खुद ब खुद उनसे जाके मुज़ाकरात करने पड़ते हैं। जबकि ना पार्लियामेंट में उनका इतना बड़ा नंबर मौजूद है, ना सेनेट में मौजूद है, और ना ही वो बज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा में भी इतना नंबर रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो स्ट्रीट पावर है वो बहुत जबरदस्त है। तो हमने 26वीं आईनी तरमीम के दौरान भी उनकी स्ट्रेंथ देख ली थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक ये मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब बहुत अच्छे तरीके से अपना कार्ड प्ले कर रहे हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि अब उनको दोबारा जो री इंगेज करने की कोशिश की गई है, कि शहबाज साहब से उनकी बात हुई है, फिर फैसल वाडा साहब बिला वजह उनके पास नहीं पहुंचे, खास पैगाम लेकर पहुंचे हैं। वो खास पैगाम क्या है, ये खुलकर यही पूछने लगी थी कि ये जो मुलाकातें हैं इनको हम लोग डिफरेंट प्रेडिक्शन सामने आती हैं ऑब्वियसली, और फैसल वाडा साहब की तो अपनी प्रेडिक्शंस बहुत ज्यादा क्रेडिबल होती हैं, वो उनको कंसिडर किया भी जाता है। सो ये जो मुलाकातें हो रही है किसकी तरफ इशारा दे रही है? जो नए सेटअप की बाज़गश्त है वो मुनासिब लगती है आपको? कुछ ऐसा होने जा रहा है? नहीं, नए सेटअप कहाँ, सूबे की हद तक बात करेंगे आप या विफाक की भी हो सकती है ना, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी की एकदम से तारीफें होना और उनका ये कहना कि वो वजीर आजम भी बन सकते हैं। नहीं, मेरा ख्याल विफाक की हद तक है। हाँ, सूबे की हद तक देखें, दो पॉलिटिकल पार्टी से डिमांड कर रही थी कि नया सेटअप आना चाहिए, वो JUIF और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इस वक्त ना हुकूमत अफोर्ड कर सकती है नए सेटअप के लिए, और इस वक्त ना ही जो है वो स्टैब्लिशमेंट अफोर्ड कर सकती है कि एक नया सेटअप आए। लेकिन अगर नए सेटअप पर भी जाते हैं तो फिर क्या होगा? वही होगा जो नताइज में मैनिपुलेशन होती है किसी भी इंतखाबात में, वही नताइज होंगे, वही PTI ऑपोजिशन में होगी, वही हुकूमत में नून लीग होगी। तो आप मुझे बताएं, फिर वही रोना होगा कि ये इंतखाबात दुरुस्त नहीं हुए, वही JUIF को माइनस कर दिया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा से। तो मेरे ख्याल है मुख्तलिफ नहीं होगी सूरत हाल।
सो ठीक हो गया, ठीक हो गया. सो आप अभी ये कह रही हैं कि हम लोग जो बाज़गश्त सुन रहे हैं कि वजीर आजम हमारे कोई नए भी बन सकते हैं, या फिर जो ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं फैसल वाड़ा साहब के, नून लीग तो भाई एक्सपायर हो चुके हैं उनके बहुत से रहनुमा. तो वो नहीं, जो एक्सपायर हुए सिर्फ में बयानात किसी एक के लिए, वो तो वैसे भी फील्ड से बाहर हैं. वो तो तमाम लोग इस वक्त फील्ड पे मौजूद हैं, वो तो टेक्नोक्रेट टाइप के हैं जो तमाम मुख्तलिफ पौधों के ऊपर काम कर रहे हैं. उनको मैं प्रोफेशनल पॉलिटिशियन तो नहीं समझती. मतलब कि वो बयानात की हद तक किए हैं फैसल वाड़ा के, जो ये वाले बयानात हैं इनको हम सिर्फ बयानात समझे. नहीं, देखिए, फैसल वाड़ा साहब कोई भी बयान जो है वो खुद से नहीं देते हैं. फैसल वाड़ा साहब को जो बयान दिया जाता है वो उसी बयान को लेके चलते हैं. ठीक है. और मेरा ख्याल ये है कि अगर वो उनसे मुलाकात करने के लिए गए हैं तो वो एक ये मैसेज consider- ये भी देने के लिए शायद गए होंगे. ये मैं एज्यूम कर सकती हूँ कि आप सड़कों पर आने की बात मत करें. क्योंकि अगर आप सड़कों पर आएंगे तो फिर आपको वापस ले जाना बड़ा मुश्किल होगा. आप पीटीआई नहीं है तो वो एक मैसेज, मेरा ख्याल ये है कि वो उनको अंडरस्टैंड करवाने के लिए गए. वरना फैसल वाड़ा साहब की कोई बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन में कहीं कोई उनका किरदार है नहीं बातचीत करने का. ठीक हो गया. अच्छा साथ साहब, आपको भी यही लगता है कि जो मुलाकातें इस वक्त हो रही हैं, खासतौर पे मौलाना फजलुर रहमान से फैसल वाड़ा की मुलाकात होगी, बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हो गई, और ये सारी मुलाकातें आपको क्या लगता है कि कोई खास इशारा दे रही हैं या सिर्फ कोई मैसेजिंग हो रही है कि नून लीग को भी पर्टिकुलरली एक्टिवेट करने के लिए कि भाई आप लोग हुकूमत हैं और आप लोग एक्टिवली अपना रोल प्ले करें? देखिए, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि हुकूमत वक्त अपना रोल तो किसी चीज़ में प्ले नहीं कर पा रही. ख्वाह वो सियासी मुफाहमत और लोगों को, ऑपोजिशन को, ऐसे लोगों को जो रेगुलर सिटीजन्स हैं और हुकूमत से खफा हैं, हुकूमत से नाला हैं किसी वजह से, उनको ऑन बोर्ड करने की तो हुकूमत के अंदर कोई एबिलिटी नहीं है. हुकूमत तो एक इस तरह की हुकूमत है जिसमें अताउल्लाह तारड़ साहब जैसे लोग मौजूद हैं जिनको के देख के वो, इकबाल ने कहा कि वाइज सबूत लाए जो, वो उनकी नज़्म है कि मजनून शहर छोड़ा तू सहरा भी छोड़ दे, होदीत की हवस तो लैला भी छोड़ दे. उसमें वो कहते हैं कि वाइज सबूत लाए जो मैं के जवाज में, इकबाल को ये जिद है कि पीना भी छोड़ दे. भाई अताउल्लाह तारड़ साहब तो कोई बात करें तो सारी कौम को जिद हो जाती है कि हम ये काम नहीं करेंगे, बाकी हम हर काम करने को तैयार हैं. तो हुकूमत की एबिलिटी टू रीच आउट टू पीपल तो तकरीबन नील है. दूसरी तरफ हमने देखा कि हुकूमत का एक और काम हो सकता था, वो ये था कि अपनी कारकर्दगी में इस तरह की नुमायां बेहतरी लेके आए कि लोग आपके साथ चलने को तैयार हों. ठीक है. जितनी कारकर्दगी बेहतर हुई है, ख्वाह वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हों, ख्वाह वो डॉलर की थोड़ी सी स्टेबिलिटी हो, उन सब का क्रेडिट लोग SIFC को और रियासत को देते हैं. इस हुकूमत का उसके अंदर कोई लेना देना नहीं है. तीसरी बात कि क्या इंटरनेशनली इस हुकूमत की कोई क्रेडिबिलिटी है, तो इस बात को अब तकरीबन हमें वाजे हो जाना चाहिए कि वो चाइनीज़ एम्बेसडर हों जो मरीम नवाज साहिबा के बयान से खफा थे, या इसहाक डार साहब अभी रिसेंटली भी सारे एम्बेसडर्स को मिले, उन्होंने इसहाक डार साहब की बात के ऊपर, हुकूमत के इंटरनेशनल नैरेटिव के ऊपर भी कोई यकीन करने को तैयार नहीं था. जब हुकूमत पॉलिटिकली कोई कंसेंसस क्रिएट ना कर सकती हो, परफॉर्मेंस के अंदर कोई हेल्प ना कर सकती हो, और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के अंदर भी कोई हेल्प ना कर सकती हो, तो ऐसी सिचुएशन में हुकूमत तो अपने कामों के अंदर नाकाम हो ही गई है. लेकिन सवाल यह है कि अगर ये हुकूमत नाकाम भी हो जाए, जो कि जिसके अंदर तकरीबन कोई शक नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता कि हम पाकिस्तान को इस वजह से नाकाम होने दें क्योंकि अताउल्लाह तारड़ साहब एक नाकाम आदमी है. इसका ये तो नहीं हम कर सकते, ना रियासत ये कर सकती है, ना लोग ये कर सकते हैं, ना हमारी पॉलिटी ये अफोर्ड कर सकती है. तो हुकूमती हलकों के अंदर कुछ ऐसे लोग चाहिए जो थोड़े से सीरियस हों और लोगों को मिल बैठ के एक टेबल पे ला के मुल्क को आगे लेके जाने की बात करें. इस हद तक तो मैं एग्री करता हूं. जहां पे और हुकूमत के अंदर सीरियस लोग मौजूद हैं, हुकूमत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सुन के तो लोग कुछ थोड़ा सा सीरियस बात करेंगे. हम ये सेंस हासिल करते हैं. जिनको एटलीस्ट साद रफीक जैसे लोग मौजूद हैं, बहुत सारे इस तरह के जिनके ऊपर लोग एतराज भी करते हैं, तो कहते हैं कि ये एक सियासतदान है, ये एक रीजनेबल बात करते हैं, अपनी हुकूमत की तनकीद भी कर लेते हैं जहां पे उनको लगे. ऐसी सिचुएशन में मेरा सिर्फ इख्तलाफ ये है कि अगर हुकूमत फैसल वाडा के थ्रू ये काम करने की कोशिश करेगी, मैंने यहाँ हुकूमत को लूजली बात की, अगर पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत फैसल वाडा साहब के थ्रू ये बात करेगी, तो फैसल वाडा साहब की अपनी क्रेडिबिलिटी इतनी जेडेड है, और मैं से इसमें थोड़ी रहनुमाई हासिल करना चाहूंगा, क्योंकि शी हैज अ वेरी डीप व्यू ऑन पॉलिटिक्स, इनसाइट ऑन पॉलिटिक्स के
लोग फैसल वाडा साहब से बात करते हुए या उनकी बात को सुनते हुए ये तो समझते ही नहीं है कि हुकूमत की बात है। लोग समझते हैं कि ये किसी और की बात है, लेकिन ये उनकी सीरियसनेस है कि लोग समझते हैं कि किसी और सीरियस बंदे की बात है, लेकिन उनकी एक नॉन सीरियसनेस भी है। उनका कोई पता नहीं कल जुडिशरी के ऊपर हमलावर हो जाए, उनका कोई पता नहीं कल लोगों को का तमस्खर उड़ाना शुरू कर दें। आजकल वो इमरान खान की बड़ी तारीफ करते नजर आते हैं। वो माजी के अंदर इमरान खान की पार्टी का हिस्सा थे, फिर उनके खिलाफ थे, लेकिन साहब से बहुत मिलकर अच्छा, आए जेल में, मिल के आए, खान साहब से बुशरा लेकिन बीबी के बड़े बहुत खिलाफ अच्छा अभी हो। उनके बयानात आ रहे मेरी हैं। बसद एहतराम गुजारिश है हुकूमत से, रियासत से, हुकूमत से तो क्या बंदा ये गुजारिश करे, रियासत से, कि एक आपका बुनियादी मसला ये है कि यू हैव अ क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी। आपका आईजी कहता है ये चोर है, लोग मानने को तैयार नहीं, इस वजह से नहीं कि वो बंदा चोर नहीं है, इसलिए क्योंकि आईजी को कोई यकीन, कोई क्रेडिबल शख्स नहीं समझता। आपका नैब कहता है कि फलाना बंदा मनी लॉन्ड्रर है, हो सकता है वाकई हो, लेकिन क्योंकि नैब की अपनी क्रेडिबिलिटी ठीक नहीं है, लोग उस पर यकीन नहीं रखते। आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब कहते हैं कि कोई गोली नहीं चली, हो सकता है ना चली हो, ये तो बाद की बहस है, लेकिन उस शख्स पे कोई क्रेडिबिलिटी का लोगों का फुकदान है। मेहरबानी करके रियासत इस लम्हे में सियासी हमाहंगी लाने के लिए अपने सिस्टम में लोग ऐसे इस्तेमाल करें जिनकी क्रेडिबिलिटी हो। आप उनसे डिसएग्री भी करते हो, मैं नून लीग के बहुत सारे सियासतदानों से डिसएग्री करता हूं, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी बात आप मुस्बत तरीके से सुनना चाहते हैं क्योंकि क्रेडिबल लोग हैं। सही। वो लोग जब तक सामने नहीं आएंगे ये क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस मौजूद रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा सना साहबा, जो फैसल वाडा की मुलाकातें हो रही हैं या जो वो बात कर रहे हैं, एक तो हुकूमत के वो बड़ा ही अगेंस्ट हो गया अचानक से, वो ऑब्वियसली नुमाइंदा तो नहीं है हुकूमत के, लेकिन फिर भी कोई किसी हद तक वो जो है सपोर्ट वो बिल्कुल ही हमें नजर नहीं आती। हुकूमत के वो खिलाफ है, तहरीक इंसाफ में वो पर्टिकुलरली इमरान खान की बड़ी खुल के तारीफ करते हुए नजर आते हैं, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, और जो मुलाकातें हो रही हैं और नून लीग की तारीफ करते हुए नहीं नजर आ रहे। नून लीग की तारीफ, यही मैं कह रही हूँ, हुकूमत के बड़े खिलाफ नजर आ रहे हैं ना। मैं भी मान से बात गुजारिश करना चाहता हूँ, हुकूमत के वो बहुत खिलाफ है। आपको इस बात के अंदर क्या इंडिकेशन नजर आती है कि फैसल वाडा साहब चले पीपल्स पार्टी की तो कर रहे हैं, तारीफ तो कर रहे हैं, वो तो चले हुकूमत का हिस्सा भी है, फैसल वाडा साहब के कबीले के साथ भी कुछ ताल्लुक होगा, जहां पे वो पॉलिटिकल हमाहंगी लाने के लिए पीटीआई तक की तारीफ करने को राजी हैं आजकल ऐसी सिचुएशन में वो नून लीग के क्यों इतना खिलाफ हैं? आपको और फिर ये भी सना साहब साथ ही बताइएगा कि इज दैट गोइंग टू बी अ थ्रेट फॉर द गवर्नमेंट? नहीं, मेरा ख्याल है पहले तो मैं इनका साथ का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, मैं खुद इनकी बहुत बड़ी मद्दा हूँ, लेकिन ये कि कुछ चीजें जो मैं एज अ तालिब इल्म सियासत के समझती हूँ, मैं 2-3 चीजें हैं उससे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी जो इन्होंने गुजारिश की है। एक तो इन्होंने अता तारड़ साहब का हवाला दिया, तो मैं कहूंगी कि अगर अता तारड़ साहब की बात को कोई सीरियस नहीं लेता है तो मुझे बताएं कि जो गंडापुर साहब जिनको सीएम खैबर पख्तूनख्वा बनाया गया है, उनकी बातों को कौन सीरियस लेता है? उनकी अपनी पार्टी सीरियस नहीं लेती है। तो हमारे यहाँ मसला यह है कि जिन लोगों को ओहदों पर बिठाया जाता है वो लोग उस ओहदों को डिजर्व नहीं करते हैं। हम केपेबल, हम बासलाहियत लोगों को पोजीशंस पर नहीं लेके जाते। दूसरी बात, मैं इसलिए उससे डिसएग्री करूंगी क्योंकि मैं नंबर्स के ऊपर बात करूंगी। नून लीग का सिर्फ एक ही प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट को वो हमेशा काबिल कबूल रही है, और वो ये है कि जब वो आते हैं तो उनके दौर में इकोनॉमी की पोजीशन कदरे बेहतर होती है एज कंपेयर टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एज कंपेयर टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद इतना कसूरवार नहीं है क्योंकि वो सिर्फ एक ही मरतबा हुकूमत कर सकी है, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी से कंपेरिजन करें तो जो नंबर्स रहे उसके मुताबिक कुछ बेहतर परफॉर्म करते हैं। अच्छा, उसके बाद अब इस वक्त जो टीम मौजूद है इस वक्त हुकूमत के पास, वो नवाज शरीफ साहब की टीम नहीं है। रिलायबल लोगों की बात कर रहे थे तो मेरा ख्याल रहे कहाँ है साद रफीक साहब, कहाँ है परवेज रशीद साहब, राना सनाउल्लाह साहब, उनको भी बाहर कर दिया गया था, जबरदस्ती मुशीर बनाया गया किसी के कहने के ऊपर। तो बुनियादी तौर पर जो नून लीग की अपनी कोर टीम है जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते थे, वो टीम अब शहबाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द नजर नहीं आती। वो लोग नजर आते हैं जो कि वो लोग नजर आते हैं जिनको वहां पर रखा गया, वो टीम बना के दी गई या शहबाज शरीफ साहब के किसी हद तक उसमें झुकाव मौजूद था। अब मैं आती हूँ फैसल वाडा साहब के ऊपर। मेरा ख्याल है कि फैसल वाडा साहब हमेशा उसी वक्त लाइमलाइट में आते हैं जब उनके पास कहने के लिए कोई कंटेंट होता है और वो कंटेंट उनको फराहम किया जाता है, उनका अपना इजाद करदा नहीं होता। जो बिलावल और JUIF का नेक्सस है, इसका भी मैंने पूछा था कि क्या ये गवर्नमेंट के लिए थ्रेट हो सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह ये है कि देखिए दोनों पार्टियों की आप रिजर्वेशंस देख लें। JUIF ने कहा है कि अगर आपने हमारा बिल मंजूर नहीं किया तो हम सड़कों पर आ जाएंगे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपसे पिछले कोई 1.5 महीने से यही बात कर रही है कि आपने 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर हमसे जो कमिटमेंट्स
किए थे वो कमिटमेंट्स आपने पूरे नहीं किए। इनको जुनूबी पंजाब में बहुत से कमिटमेंट्स फुलफिल करवाने थे, वो फुलफिल नहीं हो सके। फिर उन्होंने मुख्तलिफ कमीशंस में दीगर जो इनकी जो डिमांड्स थी वो तमाम की डिमांड जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो फुलफिल नहीं। और आपको याद होगा कि 26वीं तरमीम के फौरी बाद बिलावल साहब ने 2 अलग अलग जगह पर ये स्टेटमेंट दिया था कि मैं इस चीज से बैकआउट कर जाऊंगा, हुकूमत ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। उन्होंने खुलकर ये बात की। तो आई थिंक दोनों पार्टियां सिर्फ अंडर प्रेशर लाने के लिए हुकूमत को ये काम कर रही हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे पीपल्स पार्टी को पता है कि देखिए अगर ये हुकूमत चली गई तो अगर अगला टेन्योर भी आता है तो उसमें वो हुकूमत करने की पोजीशन में नहीं होंगे। तो इस वक्त भी वो इत्तेहादी हैं, वो आगे चलकर भी इत्तेहादी होंगे। पीपल्स पार्टी वाज नेवर द फर्स्ट चॉइस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। तो इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये। और दूसरा फैसल वाडा साहब का मैं आखिरी सिर्फ एक पॉइंट कंक्लूड करना चाहूंगी कि फैसल वाडा साहब, मुझे ऐसा लगता है कि जो एक सॉफ्ट कॉर्नर उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है हो सकता है, हाँ, ऐसा ना हो कि हम उनको भी वहां जाकर खड़े होते हुए और उनकी सपोर्ट करते हुए और बात करते हुए देख लें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जो बुरे वक्त में पीटीआई से चले गए थे, हो सकता है। हाँ, क्योंकि देखिए ना जो सियासी लीडरशिप है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजर नहीं आ रही। आपको कौन नजर आता है? तमाम वकला लोग नजर आते हैं। आप कहीं पर भी चले जाएं लिमिटेड लोग हैं। तो हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दरवाजा उनके लिए खुले, लेकिन अब ये उनको डिसाइड नहीं करना है। जिन्होंने उनको निकाला है उन्होंने डिसाइड करना है। अगला मैं आपके पास यही सवाल लेके आऊंगी कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुरानी क़यादत भी वापस आते हुए आपको नजर आती है? इस सवाल के बाद साथ साहब अगर आप कुछ अल्फाज में प्लीज एक्सप्लेन कर सकें कि जो मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मसला है, ये जो बिल है ये क्या है? एक आम आदमी को आज नहीं पता कि ये क्या डिबेट चल रही है, उसको जरा आप कुछ अल्फाज में अगर एक्सप्लेन कर सकें। एंड देन आल्सो ये डेकेड से चलता आ रहा है मसला, सो हम लोग इसको फिक्स क्यों नहीं कर पाए अभी तक? मैं मदारिस की बात पे करने से पहले गुजारिश करूं कि हम तो सियासत के अदना से तालिब इल्म की तरह मैम की बातों को सुन के पिछले कई सालों से सीखने की कोशिश करते हैं। और आज मेरी खुशकिस्मती कि मैम हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। लेकिन बसद एहतराम मैं मैम की 2 बातों से डिसएग्री करूंगा। सबसे पहली बात ये कि ये बात दुरुस्त है कि अली अमीन गंडापुर साहब की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। Okay. माजी में भी जब पीटीआई ने ऐसे लोगों को लीडरशिप की पोजीशंस पे तैनात किया, उस्मान बोजदार साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे जिनकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी नहीं थी, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं थी, तो हमने उसको तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन फर्क ये है कि जब आप ऑपोजिशन में हो और एक रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स कर रहे हो, उसमें बिलिजरेंट लीडरशिप भी काम कर जाती है। Okay. हुकूमत वक्त का काम है मुफाहमत करना। जिसने मुफाहमत करनी हो उसे क्रेडिबल लीडरशिप की जरूरत पड़ती है। अगर मैं आपसे लड़ना चाहता हूं तो मैं 2 बातें सीधी 2 बातें उल्टी कर सकता हूं। लेकिन अगर आपका काम है कि वो आप हम दोनों ऑपोजिशन आपकी जमात से आप हुकूमत है, आप कोई मुफाहमत करें, कोई किसी तरीके हमें ऑन बोर्ड लाएं, तो हम बिलिजरेंट जितने भी हों, जब तक आप जिनका काम है इसको टेबल पे लेके आके रियासत की मशीनरी को आगे चलाना, अगर आप क्रेडिबल लोग नहीं रखेंगे तो आगे कहानी नहीं चलेगी। जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, हालांकि उस्मान बोजदार साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी और पीटीआई ने ऑपोजिशन से बात करनी थी तो असद कैसर साहब को भेजा था, उस्मान बोजदार को नहीं भेजा था, अली अमीन गंडापुर को नहीं भेजा था। क्रेडिबल लोगों की बात की थी। दूसरी बात, मैडम ने कहा कि नून लीग की कदरे बाकियों से परफॉर्मेंस बेहतर है। मैं इसके ऊपर ज्यादा बात क्या करूं, सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि पीटीआई जब ने गवर्नमेंट छोड़ी तो 6.4 की परसेंटेज से जीडीपी ग्रोथ हो रही थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर 8.3 के ऊपर था, एग्रीकल्चर 9.7 के ऊपर था। तो ये कहना कि नून लीग की सबसे परफॉर्मेंस बेहतर है, पीपल्स पार्टी के मुताबिक तो ये बात दुरुस्त है। मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई के मुताबिक के कंपैरिजन में बात दुरुस्त है। लेकिन मैम ने दुरुस्त कहा, पीटीआई के सिर्फ 3 साल थे, नून लीग को हमें लार्जर 85 के बाद से 1985 के बाद से वो किसी ना किसी सूरत के अंदर आमरीत के अलावा या सूबे में या वफाक के अंदर वो हुकूमत में रहे। आपने जो दूसरा कानूनी सवाल किया, मैं इसमें थोड़ी सी वजाहत करता चलूं। 1980s के अंदर अफगान वॉर के बाद जब पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के बहुत सारे लोग और मदरसों का एक कल्चर ज्यादा, वैसे तो 70s के अंदर भी था, 60s में भी था, लेकिन 80s के बाद जब पाकिस्तान में मदरसों को एक मजीद फरोग मिला, एक मशरूम ग्रोथ हो गई। 40,000 से ज्यादा पाकिस्तान में मदरसे हैं। तो एक कानून, रजिस्ट्रेशन ऑफ मदरसा का एक कानून प्रेजेंट किया गया, ठीक है, जिसके अंदर जो हमारे मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र हैं, उनके मुताबिक हर मकतबा फ़िक्र अपने मदारिस को डिक्लेयर करता है, कहता है ये मेरा मदरसा है, ये इसका बजट है, इसमें इतने हम स्टूडेंट्स रखेंगे, ये उनकी रजिस्ट्रेशन होगी। रियासत का एक इंटरेस्ट है इसके अंदर कि आप ज़रूर अपने मदरसों की रजिस्ट्रेशन करवाएं, लेकिन उन मदरसों में लोग कौन से पढ़ रहे हैं
वो बच्चे कौन से हैं, कितने मुल्क के बाहर से आए, अफगानिस्तान से, ईरान से, इधर से उधर से, कितने डोमेस्टिक हैं, वो क्या करते हैं। वो ये तो नहीं कि सुबह कहीं मदरसे में पढ़ते हैं और शाम को किसी शरपसंद अनासिर के साथ उठते बैठते हों, ऐसा कोई मसला ना हो। इस पर्सपेक्टिव के अंदर 2008 के बाद से 3-4 अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं कि रजिस्ट्रेशन की जाए उन लोगों की जो मदरसों के अंदर पढ़ते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का और दीगर मकतबा फ़िक्र के लोगों का, ख़ास तौर पे जो हमारी मजहबी सियासी जमातें हैं, उनका ये कहना है कि इस प्रोसेस को एक तो थोड़ा आसान बनाया जाए, सिंप्लीफाइड बनाया जाए। जो स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशंस हैं वो हम आपको नंबर्स तो बता सकते हैं, हम उनकी कारकर्दगी आपको नहीं बता सकते, और दीगर कुछ इसमें डिमांड्स हैं कि इसकी फी कम रिड्यूस की जाए, इसका एम्बिट बढ़ाया जाए, दीगर उनकी कुछ डिमांड्स हैं। ये मौलाना साहब का एक प्योरली जो उनकी रिलीजियस सेमिनरीज वाला काम है, जिसके अंदर से उनकी पॉलिटिकल फोर्स को, JUIF को अपनी स्ट्रीट पावर मिलती है। जब हम कहते हैं कि JUIF कहीं पे प्रोटेस्ट करेगी तो वो तमाम लोग JUIF पार्टी के मेंबर नहीं होते, उसके अंदर ऐसे लोग हैं जो मेंबर बन नहीं सकते, 14, 15, 16 साल के लड़के जो भी मेंबरशिप ले नहीं सकते पॉलिटिकल पार्टी की, क्योंकि 18 साल के नहीं हुए, लेकिन वो मदरसों का हिस्सा है और वो स्ट्रीट पावर JIF के अंदर आपको नजर आएंगे। मौलाना साहब का कहना है कि इस पावर को, जो उनकी कैप्टिव पावर है, इसकी रजिस्ट्रेशन और अकाउंटेबिलिटी के अंदर उनकी आवाज सुनी जाए, जरूर सुननी चाहिए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। लेकिन हम एक ऐसे वक्त से गुजरे हैं, ऐसी 2 दहाइयों से गुजरे हैं, जहां पे पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी था कि वो अपने मदारिस के बच्चे, उनकी सिक्योरिटी और ये इंश्योर करने के लिए कि वो कहीं शरपसंद अनासिर के साथ घुल मिल ना जाएं, ये ना हो कि वो किसी गलत काम में पड़ जाएं, इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस चाहते हैं। बहुत अच्छा हो कि ये हुकूमत, नून लीग की हुकूमत, जिसने माजी में भी मौलाना साहब से 2-3 दफा वादा किया कि हम ये आपको करके देंगे, वो उनके साथ बैठ के इसका कोई मुस्बत तरीका निकालें। ये एक ऐसा काम है जो पाकिस्तान में होना चाहिए। स्टेट की जो इसके अंदर रिक्वायरमेंट है वो भी लेजिटिमेट है, वो जरूरी है, पाकिस्तान के लिए जरूरी है, और जो मौलाना साहब के कंसर्न्स हैं वो भी हमारे मुख्तलिफ मदारिस के लिए जरूरी हैं। इसका कोई लीगल पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए। इतनी सी बात के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि JUIF को आप नाराज कर सकते हैं। चलें, ठीक है नाज़रीन, हमारी ये गुफ्तगू जारी रहती है, एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं, आपने हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सना साहिबा के लिए एक सवाल छोड़ा था। वो सवाल ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुरानी क़यादत क्या वापस नजर आ रही है? फवाद चौधरी साहब की मुलाकात होना, शेख रशीद की मुलाकात होना इमरान खान से, और फिर उसके बाद उनका आके तमाम अहवाल को बयान करना जिस हद तक उनको करना चाहिए, वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुरानी क़यादत वापस आ सकती है? और अलीमा खान जैसी शख्सियात का, जिनके पास कोई पार्टी ओहदा भी नहीं है, उनका बाहर आके मीडिया टॉक करना, या इमरान खान के तमाम तर पैगामात, या इवन उनके प्लान्स भी डिस्कस करना कि इमरान खान ये करने जा रहे हैं, क्या ये भी इस बात को इंडिकेट करता है कि इमरान खान का जो मौजूदा क़यादत है उस पर अदम एतमाद है? सना साहिबा, मेरे सवालात आपने सुन लिए, अब इसका क्या जवाब देंगी आप? मेरे ख्याल है बड़ी इंसाइट सी बातें हैं इसमें, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिनों पहले पेशावर का भी विजिट किया था, वहां जाके हमें कुछ और इन डेप्थ चीजें पता चली जो शायद यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के हम अंदाजा नहीं लगा सकते थे। लेकिन 2-3 चीजें, एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त मेन सेंटर है ना, वो खैबर पख्तूनख्वा बन चुका है पंजाब के बजाय। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे मसाइल एक साथ चल रहे हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी बहुत ज्यादा हो गई है, फिर ये कि गंडापुर साहब के ऊपर इस वक्त पार्टी के अंदर कोई भी ट्रस्ट नहीं करता है, दूसरा ये कि करप्शन के हवाले से उनका नाम बहुत ज्यादा लिया जाने लगा है। फिर जब से बुशरा बीबी साहिबा वहां पर गई हैं, उसके बाद से एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रोल, हाँ, बुशरा बीबी साहिबा जब से वहां गई हैं तब से एक रिफ्ट सा बन गया है, जो कि बज़ाहिर लोगों के सामने लगता है कि गंडापुर साहब, बुशरा बीबी साहिबा एक पेज पे नहीं है, लेकिन अंदरूनी तौर पर जब हमने डिग आउट किया तो ऐसा महसूस होता है कि गंडापुर साहब उनके लिए बुजदार प्लस वाला रोल अदा करें, जो कि हमारे लिए भी एक इंकिशाफ था कि वो उनके साथ फुली कोऑपरेट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से पार्टी में उनके खिलाफ रेजिस्टेंस हो रहा है। अब वल्लाह आलम बिस्सवाब के इसमें हकीकत क्या है, लेकिन जो PTI KPK की लीडरशिप है वो इस हवाले से उनसे नाला है कि जो पार्टी के कोर डिसीजंस हैं वो CM हाउस या उनकी अहलिया के हवाले से नहीं बल्कि पार्टी की मीटिंग्स में होने चाहिए। दूसरा मसला ये दरपेश है कि एक सियासी लीडरशिप है और एक वुकला की लीडरशिप है। वुकला की लीडरशिप जितने धरने एहतजाज आप कहीं पर भी देख लें नजर नहीं आती है, लेकिन जो सियासी लीडरशिप है वो जहां जहां ओन करती थी पार्टी को वहां ओन करने में भी बज़ाहिर नाकाम नजर आती है। फिर उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा इसको साइड लाइन पे लेके जाऊं पंजाब और सिंध के प्रेमिसेस में, तो वहां की लीडरशिप पॉलिटिकली परफॉर्म करने में हमें जीरो
जीरो नजर आती है। आपने दूसरा हिस्सा जो सवाल का किया कि क्या नए लोग वापस आ सकते हैं जो छोड़कर गए थे, देखिए कुछ लोगों को जबरदस्ती निकाला गया था, कुछ लोग जान छुड़ाकर भाग गए थे, कुछ लोग ऐसे थे जो पैराशूट से उतरे थे और वो वैसे ही निकल गए थे और जैसे आए थे वैसे गए। दूसरी पार्टीज में चले गए थे। अब इसमें फवाद चौधरी साहब समेत कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी में वापस जाना चाहते हैं, जिनको पता है कि किसी और पार्टी में अब वो नहीं जा सकते हैं। अब फैसल चौधरी साहब के साथ एक पैचअप हुआ खान साहब का जेल के अंदर, लोगों ने भी देखा किस तरह वो गले मिले, उन्होंने उनको इनकॉर्पोरेट किया। इसका मतलब ये नहीं कि फवाद साहब के लिए दरवाजा खुल गया है, लेकिन फवाद साहब को ये कहा गया है कि आप कुछ टाइम रुक जाएं। और फवाद साहब जब से फ्री हुए हैं अपने केसेस से बजाहिर, उसके बाद से वो पीटीआई की सपोर्ट में बात कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, आप कराची चले जाएं, कराची में साबिक गवर्नर वो बात कर रहे हैं पीटीआई की सपोर्ट में, उनको पीटीआई ओन नहीं करती है लेकिन उसके बावजूद वो बात करें। फैसल वाडा साहब की जो एक सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, मेरे ख्याल में उसकी एक बड़ी वजह यह है कि उनको एक उम्मीद दिलाई गई है कि अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ कर सकें या आप उसका एतमाद हासिल कर सकें तो आपके लिए कोई स्पेस बन सकता है, आपको मना नहीं किया जाएगा। क्योंकि देखिए इन एनी केस पीटीआई की सियासी जो एक पिक्चर है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये कहें कि पीटीआई की पार्टी को आप खत्म कर देंगे, बैन कर देंगे, जो मजाकिया खेज बातें हमारे सामने हो रही थी, तो पॉलिटिकली आप ऐसा कर नहीं सकते कि आप किसी पार्टी को बैन कर दें या उसके नाम के ऊपर पाबंदी लगा दें, उसको खत्म कर दें, ये आप कर नहीं सकते। इस वक्त की अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी वो है और इस सच को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उसको इस तरीके से सप्रेस कर रहे हैं कि वो आपकी मर्जी के मुताबिक चले। ठीक है, ठीक है। अच्छा साथ साथ बुशरा बीबी का जो पॉलिटिकल रोल बड़ा वाज़े नजर आता है, वो जा रही हैं शहदा के घर, 1 करोड़ का है, उन्होंने किसी शख्सियत को जो है वो उनकी फैमिली को उन्होंने दिया भी है। सूबाई हुकूमत ने अनाउंस किए थे, सूबाई हुकूमत है, जी जी बिल्कुल। सो लेकिन बुशरा बीबी साहिबा वहां पे जा रही है, मुलाकात करिए, दैट्स अ पॉलिटिकल रोल ना। सबसे पहले तो मैं सॉरी मैन ने जो गुजारिश की, जो बात की कि वो पार्टी आप चाहते हैं कि पार्टी आपकी मर्जी के मुताबिक चले, इसमें आप कौन है मैडम? आप कहा चाहते हैं पार्टी मतलब ये मुझे निकलवाना चाह रहे हैं प्रोग्राम से। गुजारिश और ये है, आपके देखिए मैं आपसे बहुत इस सवाल- निकलवाना मैं इस सवाल को मैं एक और तरीके से जवाब हाँ बिल्कुल, आसान करके कर जी रहे जी मेरे लिए। जी जी मैं सॉरी मैम, बसद एहतराम, माजरत, जी, ये नहीं, बिल्कुल no मेरा problem। इंटेंशन नहीं थी। जी। देखिए हो सकता है कि ये उसी तरह हो जिस तरह मैडम ने फरमाया, जैसे सना मैम ने फरमाया कि कुछ लोग जो कि पार्टी से को छोड़ के चले गए, उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए, वो वापस आ जाएं, फवाद चौधरी साहब, दीगर लोग उसके अंदर शामिल हैं, अली जैदी साहब, बहुत सारे लोग इसमें शामिल। शहबाज गिल वगैरह, कासिम शहबाज शरीफ गिल इसमें शामिल नहीं है, वो ऑलरेडी पार्टी में इमरान छोड़ के इस्माइल वो है, गए। लेकिन इमरान इस्माइल जी की जी बात। बिल्कुल, लेकिन वो पुरानी क़यादत के नाम हाँ, ज़हन में देखिए है। गुजारिश ये है कि बिल्कुल ये हो सकता है, कल को ये हो जाए तो आई रियली नो इन्फॉर्मेशन ऑन दिस, लेकिन मेरी नाकिसी सियासी फहम इसके अंदर इस बात को तस्लीम करने को राजी नहीं। उसकी वजह यह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त रियासत के लिए उससे ज्यादा हुकूमत के लिए एक दर्द सर है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है? क्या अली अमीन गंडापुर उसकी स्ट्रेंथ है? तो आप जिस मर्जी शख्स से पूछ लें इंक्लूडिंग अली अमीन गंडापुर, वो कहेंगे कि वो उसकी स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, ये वजह नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खौफजदा है, अगर मैं कहना चाहूं, अगर मैं ये इजाजत हो ये लफ्ज इस्तेमाल करने की, वो अली बिन गंडापुर की वजह से नहीं है। क्या वो बुशरा बीबी की वजह से? तो इसका जवाब है नहीं, बुशरा बीबी की वजह से हुकूमत खौफजदा नहीं है। क्या वो अगर फवाद चौधरी साहब आ जाएंगे तो क्या हुकूमत का मसला ज्यादा हो जाएगा? तो ये बात दुरुस्त नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिर्फ एक स्ट्रेंथ है, एक, उनके पास ना लीडरशिप है, ना उनको पावर प्रॉपरली एक्सरसाइज करनी आ रही है, जो लोग बाहर हैं, ना केपी के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब परफॉर्मेंस प्रॉपरली दे पा रहे हैं, मैम ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ना पंजाब के वकील जो हैं वो किसी प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हो रहे हैं, ना वो मोबिलाइजेशन करने के अंदर तैयार, उनकी कोई, उनकी ना सलमान राजा साहब स्ट्रेंथ है, ना गौहर खान साहब स्ट्रेंथ है। अगर गौहर खान साहब को निकाल के मैडम को चेयरमैन लगा दें और सलमान राजा साहब को निकाल के मुझे सेक्रेटरी जनरल निकाल दें, हम दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो same नहीं, situation कहने का होगी। मकसद ये है कि ठीक है। पीटीआई का एक हाँ। बंदा भी नहीं टूटेगा ना, एक बंदा भी नहीं टूटेगा। हो सकता है 2 शामिल हो जाएं, ठीक है। लेकिन एक भी नहीं टूटेगा। ओके, इस वक्त पीटीआई की स्ट्रेंथ सिर्फ एक है, और वो लोग हैं जिनको आप बलवाई कह दें, जिनको आप दहशतगर्द कह दें, फसादी कह जिनको आप दें, फसादी कह इंतशार पसंद दें, कह जिनको आप सोशल मीडिया के डिजिटल दहशत, जो मर्जी कह दें, वो जो ग्रुप है वो पीटीआई की स्ट्रेंथ है। हर दफा हुकूमत को लगता है कहीं वो ग्रुप निकलना है, वो ग्रुप पंजाब से नहीं निकला, वो ग्रुप केपी से निकल आया, अगर पंजाब से निकल आता तो क्या होगा, कल को उसको कौन मोबिलाइज कर सकता है? दिस इज व्हाट द रियल क्वेश्चन इज। ओके।
एज ए रिजल्ट, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ वो ग्रुप है, मेरे ख्याल में वो ग्रुप जो इस वक्त इमरान खान साहब को पब्लिक के अंदर अननेम्ड अपने अपने घरों में सपोर्ट करता है, उस ग्रुप को इस पार्टी को सपोर्ट करने में दिक्कत होगी अगर फवाद चौधरी साहब, अली जैदी साहब, ये गवर्नर सिंध जो थे इस्माइल साहब, इमरान इस्माइल साहब, फैसल वाडा साहब, अगर ये लोग शामिल हो गए तो वो लोग जो इमरान खान साहब को अपनी रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स की वजह से सपोर्ट करते हैं, जो कहते हैं कि जब आपके साथ फवाद चौधरी साहब नहीं खड़े हुए या अली जैदी साहब नहीं खड़े हुए या इमरान इस्माइल साहब नहीं खड़े हुए, तो हम वो लोग हैं जिन्होंने कभी सोशल मीडिया के ऊपर अननेम्ड बातें की। उन लोगों को इमरान खान साहब जो भी काम करेंगे, मेरे ख्याल में उन लोगों को जो असल में उनकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि उस स्ट्रेंथ में से 10% नाला हो जाए और कहें कि यार ये तो आपने उन लोगों को ऐड कर लिया है जो कि वक्त पे खड़े नहीं हुए थे, हम वक्त पे खड़े रहे थे साथ। इस तरह की कोई लीडरशिप हो सकता है इस मखसूस जगह पे जहां पे इमरान खान साहब जेल में हैं, बाहर कोई बंदा नहीं है, तो आप 2 बंदों को फैसल चौधरी साहब के साथ आप काम कर लें, लेकिन जब भी इमरान खान साहब इसमें से निकलेंगे और पीटीआई अपने पॉलिटिकल पावर के जोन में होगी, तो इन लोगों की कोई जगह नहीं होगी। ठीक है। अच्छा सना साहिबा, अलीमा खान साहब ये कहते हुए नजर आई कि इमरान खान जब से ये तहरीक 26 नवंबर के बाद से, फॉर एग्जांपल शी वाज सेइंग कि इमरान खान के पास अभी भी कोई कार्ड मौजूद है, कोई सरप्राइज है, हम उसको भी अनाउंस करेंगे अभी। लेकिन उन्होंने कहा कि 2 पॉइंट्स हैं, एक तो ये कि वो डायलॉग की बात करिए, मुज़ाकराती कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना भी चुकी है 5 रुकनी, कि वो कह रहे हैं कि हम लोग मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर से ये कह दिया, फिर साथ वो कह रही है, जी बिल्कुल एग्जैक्टली, फिर साथ वो कह रही है कि अगर हमारी बातचीत नहीं मानी जाती है, हमारी शराइत नहीं मानी जाती है, तो अब हम लोग ओवरसीज पाकिस्तानी से कहेंगे कि आप रेमिटेंसेस पाकिस्तान में नहीं भेजेंगे। सो ये एक तो ये बताएंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पे अटैक नहीं होने जा रहा है, ठीक है, ऑपोजिशन है, आप ऑपोजिशन वाला काम करें, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक थ्रेट हो सकता है ये। फिर उसके अलावा वो कह रही है फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरे मरहले में हम सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। तो क्या पाकिस्तान की तारीख में से पहले सिविल नाफरमानियां नहीं होती रही हैं, उनका क्या नतीजा निकलता रहा है और इसका क्या नतीजा निकलेगा? अच्छा देखिए, पहले तो हमें ये सवाल करना चाहिए कि अलीमा खान साहिबा कौन है? पार्टी ने उनको कोई ओहदा दिया हुआ है या पार्टी ने उनको नॉमिनेट किया? ये तो मैंने कह लिया था कि शायद अदम एतमाद है। नहीं, मैं यही बात कर रही हूँ कि देखिए, पहले तो जब अलीमा खान साहिबा ने 24 नवंबर का धरना या एहतजाज अनाउंस किया था बाहर आके कि खान साहब ने ये डेट दी है, उसके ऊपर पीटीआई के लोगों की, आपको अली मोहम्मद खान साहब की ऑडियो कॉल भी याद होगी जो भी कुछ दिनों पहले लीक हुई, उसके अलावा भी पीटीआई के लोगों से अगर आप बात करें तो वो कहते हैं अलीमा खान साहिबा ने क्यों अनाउंस किया, ये पार्टी की तरफ से बैरिस्टर गौहर साहब को अनाउंस करना चाहिए था या बाकी लीडरशिप को अनाउंस करना चाहिए। एग्जैक्टली, लेकिन ये अलीमा खान साहिबा को अनाउंस नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात ये कि देखिए, उन्होंने जो 2 मुतालबात रखे उसमें से एक मुतालबा वो है जो मेरा ख्याल है पिछले 1 साल से है कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं। ये हमें समझ लेना चाहिए या पीटीआई को समझ लेना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट से ने उनसे डायरेक्टली कभी मुज़ाकरात नहीं करने। और ये जो हुकूमत भी बार बार कह रही होती है ना कि हम मुज़ाकरात करना चाहते थे, मेरा ख्याल नहीं है कि कभी भी हुकूमत सीरियस थी मुज़ाकरात करने में। 2-3 स्टेजेस थी, जब ये धरना या एहतजाज की वजह से जब उन्होंने इतने लोग देखे कि यहाँ एहतजाज के लिए मौजूद हैं, शायद वो करना चाहते हो। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखें तो एज अ पॉलिटिकल पार्टी कभी भी पीटीआई से हुकूमत मुज़ाकरात करने में संजीदा नहीं थी, क्योंकि वो ये चाहते थे कि इनको दीवार के साथ लगाकर रखे और इनको टफ टाइम दे। जाहिर है वो तो गवर्नमेंट में वो दूसरी बात ये कि देखिए, उन्होंने जो बात की वो एक तरीके से उनकी माजी में कही हुई बात में इजाफा है कि जो उन्होंने कहा जो जेआईटी बनाई जाए 9 मई के केसेस में, अब उनके ऊपर कुछ केसेस में फर्द जुर्म आयद हो गई है, उनके दीगर जो लोग हैं साथी उनके ऊपर उस हवाले से जो है वो केसेस में अब फाइनली उनकी गिरफ्तारियां भी हुई, खैर कुछ रिलीज भी हो गए। लेकिन अब उनको पता है कि अगर उस पिछले 1.5 साल से उनकी एक डिमांड है कि जेआईटी बननी चाहिए, लेकिन जब 9 मई पर नहीं बनी तो फिर 26 नवंबर पर जेआईटी क्यों बनेगी? ठीक है, तो आई थिंक ये दोनों मुतालबात नहीं माने जाएंगे। और जहां तक सिविल नाफरमानी की बात है तो आपको याद होगा 2014-15 में भी इन्होंने एक दफा इस तरह की बात की थी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उस वक्त भी कहा था कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएं, लोग अपने बिजली के बिल मत दें, गैस के बिल मत दें, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी जो कौम है ना, उसमें अभी इनकलाबियत के जरासीम उतने पैदा नहीं हुए हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि फिर खैर में वो फिलोसॉफिकल डिस्कशन पे चले जाएंगे, लेकिन हम ना तो अपनी लोगों को इतनी तालीम देते हैं, ना अवेयरनेस देते हैं, हम एक मजमे की तरह रहते हैं। इसमें जो चंद एक लोग लीडर बन जाते हैं, बज़ाहिर लोग उनको फॉलो करते हैं, लेकिन मसला यह है कि वो लीडर्स भी सही डायरेक्शन नहीं देते। जब वो लीडर्स पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं तो वो भी उन तमाम पैराशूटर्स को ले लेते हैं जो कि कभी ना कभी करप्शन का हिस्सा रहे हो। तो आई थिंक ये तमाम बातें जो अलीमा खान साहिबा कर रही हैं, कट इट शॉर्ट, ये अगर पीटीआई की लीडरशिप बाहर आकर बात करती तो इसमें ज्यादा वजन होता, बजाय इसके कि अलीमा खान साहिबा ने गुफ्तगू की है। ठीक है, आपकी भी यही राय है साथ साहब इस पे? देखिए, मैं
اگر میرے سے آپ کاغذ پہ لکھوانا چاہیں تو میں میڈم کی رائے کے نیچے دستخط کرنے کو تیار اس وجہ سے ہوں کیونکہ میم کا ڈیپتھ اور انڈرسٹینڈنگ پالیٹکس کی مجھ سے زیادہ ہے. لیکن میں بصد احترام گزارش کروں کہ میں اس بات سے اگری نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے عمران خان صاحب کی ریزسٹنس کی پالیٹکس بھی جو انہوں نے 14 میں کی, جس کی طرف ابھی ثنا میڈم دے رہی تھیں, انڈیا دے رہی تھیں, جس کا ان کی اپنی گورنمنٹ کی پالیٹکس وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک سپورٹ کے ساتھ اگر آئی بھی ہے تو وہ ریزسٹنس بیسڈ نہیں وہ 2022 میں ہو گیا چیپٹر ختم. اوکے 2022 کے بعد پاکستان میں جو ہوا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب آپ لیڈر کو جیل میں ڈال دیتے ہیں اور اس کی پارٹی کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ڈیل کر لیتا ہے. یہ ہماری تاریخ کے اندر ہر شخص نے کیا. آپ 1960 سے آنورڈز آپ یہ کہانی چلانی شروع کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے اس روایت کو فالو نہیں کیا. ہماری پاکستان کی روایت بار بار بات چیت کا نہیں کہہ رہے. سوری نہیں سوری یہ بات درست ہے لیکن بات چیت کا کہہ رہے ہیں. 10 دفعہ حکومت خود ہوتی ہے 10 دفعہ حکومت خود آ کے نہیں 10 دفعہ حکومت خود آ کے بات کر چکی ہے کہ ان کو آفر دی گئی کہ آپ خاموش ہو جائیں, منی گال آ جائیں. یہ ہے این آر او. انہوں نے نہیں ایکسیپٹ کیا. ہماری پارٹی کی ہماری پاکستان کی ہسٹری یہ کہتی ہے کہ جب ریاست کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ہو جائے اس کی پبلک سپورٹ بھی ختم ہو جاتی ہے. جب ریاست نے کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہاتھ اٹھا لیا اس کی پبلک سپورٹ بھی اس وقت کے اندر ختم ہو گئی. آپ بھٹو صاحب کے بعد کی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ریزسٹنس بھی دیکھ لیں. 85 تک 79 کے بعد سے 85 تک جب تک وہ واپس نہیں آئیں لوگوں نے, اور 85 میں بھی کس طرح آئیں, جب تک ریاست کی ہوا نہیں چلی لوگوں نے ساتھ سپورٹ نہیں دیا. اسی کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. 2008 کے اندر بھی جب وہ آئیں اس وقت بھی ایک ریاست کی نوڈ تھی ساتھ, لوگ تب ساتھ چلے. کے بعد جی نہ صرف مشرف صاحب کے, کانڈلیسا رائس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر ایک امریکن سیٹلمنٹ کی بھی کہانی تھی. ہم نہیں کہہ رہے, ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ تمام روایات 2022 کے بعد درست نہیں ثابت ہے. 2022 کے بعد لگا یہ کہ ریاست نے کہا یہ فلاں شخص بلوائی بھی ہے. لیٹ سے میں ریاست نہیں کہتا, حکومت وقت جس کے اندر ریاست کے ادارے بھی ساتھ شامل تھے, ایف آئی اے, انٹیریئر, دیگر چیزیں, لیکن لوگ پھر بھی اس پارٹی کو کسی وجہ سے سپورٹ کر رہے ہیں. آپ اوورسیز کو دیکھ لیں تو کر رہے ہیں. یہ جو ریمیٹنسز کی جو انہوں نے, میرا خیال ہے بہت فرق پڑے گا اگر خدا نخواستہ یہ ہوتا ہے. باہر ووٹ بینک پی ٹی آئی کا بہت زیادہ ہے. لیکن آپ تاریخ میں کوئی ایسا اور جگہ نہیں دیکھ سکتے کہ ریاست کہے کہ فلاں پارٹی, وہ پشتون تحفظ موومنٹ ہو جس کو ریاست نے ایک لمحے میں کہا, بی ایل اے ہو, دیگر پارٹیز ہوں, کہ یہ ہمارے خلاف ہے. اور اوورسیز ڈائسپورا بھی اور پاکستانی بھی کہیں کہ نہیں ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کے ساتھ ہیں. بہت روایات 2022 کے بعد ٹوٹی ہیں ہماری روایتی سیاست کی, جس وجہ سے میرے خیال میں اس دفعہ جو پاور کی نیگوسیشن ہے وہ بروٹ پاور نیگوسیشن ہوگی. اور بروٹ پاور نیگوسیشن سے میرا مقصد ہے کہ ایک سائیڈ, اب اگر مجھے آپ اجازت دیں تو مجھے بریک کی طرف جانا ہے. ایک جملہ بس کہوں گا. اچھی بات ہے کہ آپ کی بریک آ گئی, اس پہ ویسے بھی زیادہ بات نہیں ہونی چاہیے. ایک سائیڈ کے پاس جو چیز میسر ہے وہ اس سے حملہ کر رہی ہے, بندوق ہو, گیس ہو, ٹیئر گیس ہو, کچھ اور ہو. اور دوسری سائیڈ کے پاس جو چیز میسر ہے نا کہ ہم فلاں چیز کا بوائیکاٹ کر دیں گے, سول نافرمانی کر دیں گے, اوورسیز کو کہہ دیں گے, وہ اپنی پوری فورس یوز کر رہے ہیں. کتنا ہی اچھا ہو کہ ریاست اور یہ والی پارٹی جس کے پاس یہ پبلک سپورٹ ہے کسی چیز پہ اکٹھے ہو جائیں تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے. بالکل, اس سے زیادہ خوبصورت کوئی بات تو ہو بھی نہیں سکتی ہے کہ سب ایک ٹیبل پہ بیٹھے اور پاکستان کے مفاد کی بات کریں. ناظرین, ہم ایک بریک شامل ہیں, پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو پبلک پلس. ناظرین, پروگرام کے اس حصے میں ہم کچھ بات کرنے لگیں کہ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر جو بلائی گئی اے پی سی ہے, اس میں کے پی میں یہ بلائی گئی گورنر کی سپرویژن میں آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس میں جو یہ بلائی گئی اے پی سی, اس میں حکمران جماعت کے پی کی اس کی عدم شرکت ہے, یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف اس میں شریک نہیں. کیا وجہ اس کی ثنا صاحبہ؟ ایک تو جہاں پہ کے پی کی صورتحال خراب ہے when it comes to the security, پھر آپ کی جماعت خود نہیں آ رہی ہے, اور صرف میں کے پی کی گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کو یہاں پہ بلیم نہیں کری. اس پہ فیڈرل گورنمنٹ کا رول بھی بتائیے گا کہ کیا ان کے سپورٹ کے بغیر کیا یہ ممکن ہو پائے گا ایک صوبائی حکومت کے لیے کہ جب اتنے میسو لیول پہ آپ کو چیلنجز درپیش ہیں تو آپ ان سے خود نکل جائیں گے؟
अच्छा देखिए, पहले तो ये कि इस वक्त सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है ना वो वैसे भी बड़ी क्रिटिकल है। हम बड़े अरसे के बाद एक ऐसे फेज में आए हैं जब बलूचिस्तान और केपीके दोनों में पैरेलल बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के मसाइल Riots सामने आ हैं रहे और हैं। दोनों जगह पे मुख्तलिफ नौइयत की दहशतगर्दी के मसाइल हैं। अच्छा, उसके बाद ये कि इट्सेल्फ केपीके के ऊपर दो तीन तरह के प्रेशर हैं। एक प्रेशर ये कि वहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल नहीं है, दूसरा वहाँ पर गवर्नेंस ठीक नहीं है, फिर वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल भी बहुत हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नो डाउट इसमें जो सही बात है वो करनी चाहिए कि पिछले 2 अदवार में बहुत बेहतर काम किया, बहुत से ऐसे काम किए जिसको शायद हम उस तरह शोकेस नहीं कर सके, लेकिन जब आप खैबर पख्तूनख्वा में जाएं वो नजर आते हैं। लेकिन इस मर्तबा गंडापुर साहब जो हैं वो उस तरीके से उन चीजों के ऊपर फोकस नहीं कर रहे जो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं। दहशतगर्दी एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर जितनी भी एपेक्स कमेटियों के इजलासों में वो यहाँ पर आए हैं उस पर उनसे बासपुर्स हुई है कि आखिर वजह क्या है कि आप इस इशू के ऊपर काम नहीं कर सके। अब इसमें थोड़ा सा ब्लेम गेम है। गंडापुर साहब ये कहते हैं कि जी सिक्योरिटी के नाम के ऊपर हमें तो कोई फंड्स मिले ही नहीं और जो हमें हमारे पास इस वक्त खजाना खाली है। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत उनसे ये कह रही है कि पिछले 13 साल में हमने आपको इतने फंड्स दिए, वो फंड्स कहाँ गए? उसके जवाब में वो खाता लेके बैठ जाते हैं कि ये फंड जो जहां पर आए वो इस तरीके से या तो पहुंचे नहीं या फिर वफाक ने हमारे इतने पैसे देने। तो आई थिंक इस कंफ्यूजन में एक दूसरे से लड़ने के बजाय सूबे और वफाक को बैठना चाहिए और इस मसले को हल करना चाहिए। दूसरी बात ये जो आपने एपीसी की, इस एपीसी से एक दिन पहले मैंने गवर्नर साहब का इंटरव्यू किया और मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि उन्होंने अपने तौर पर हुज्जत तमाम की सूबाई हुकूमत को इनवाइट करने की कि आप भी इसमें शरीक हो जाएं, लेकिन जो वाइब्स वहां आ रही थी खैबर पख्तूनख्वा में वो सूबाई हुकूमत इसमें बिल्कुल भी विलिंग नहीं थी। उनकी तरफ से एक फॉर्मली उनको इन्विटेशन दे दिया गया, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अगर आपने सूबाई हुकूमत को माइनस कर दिया उस एपीसी से तो फिर उस एपीसी का मकसद क्या रह जाता है? आप मुझे बताएं, जब आपने हुकूमत ही को शामिल नहीं किया तो आई थिंक वो एक ऐसी एक्सरसाइज थी जो विफाक के कहने के ऊपर या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं समझती हूँ इनफरादी तौर पर गवर्नर साहब ने नहीं की होगी, उन्होंने एक सजेशन दिया होगा जिसको विफाकी हुकूमत ने उस आइडिया को ओन किया और उनको कहा कि आप ये करें और उसके बाद उन्होंने किया, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। उसमें सिर्फ नून और पीपी की लीडरशिप मौजूद थी। ठीक है। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो मुश्तरका इजलास बुलाने की बात कर रहे हैं, तजवीज दे रहे हैं। व्हाट डज ही वांट? कोई मजीद बिल्स पेश करने लगे? हमारे पास टाइम कम है, 1 मिनट में। कोई पता नहीं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या करना चाहते हैं। मैं सिर्फ एक जुमले में कहूं, इस पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। एक जुमले में कहूं कि केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर बुलाई हुई एपीसी की वही वक्त होगी अगर कल हम तीनों सैटरडे को शाम 7 बजे हम तीनों बैठें और कहें कि ये पंजाब की एपीसी है। जितना हम तीनों का मिलके पंजाब की हुकूमत के अंदर मेरे बगैर इन्फ्लुएंस प्रोग्राम कर है लें, ना, उतना ही पीटीआई के बगैर बैठ के गवर्नर साहब का केपी के अंदर इन्फ्लुएंस है। अच्छा। मेहरबानी करें इस तरह के मजाक ना, हमें गवर्नर साहब से गुजारिश है। ये एपीसीज की बड़ी सीरियस तारीख है पाकिस्तान में। एपीसीज ने बड़े मसले सॉल्व किए हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने 60s में, 80s में, 2000 में, 9/11 के बाद अफगानिस्तान की जंग के वक्त एपीएस पेशावर के बाद बुलाई गई एपीसीज ने, जिसने नेशनल एक्शन प्लान बनाया। एपीसीज ने बड़े मसले सॉल्व किए हैं। अगर आप केपी के अंदर पीटीआई के बगैर लीडरशिप बुलाएंगे तो फिर आप ये समझें कि हम जो 3 बैठे हैं सोचें कि ये बलोचिस्तान की एपीसी हो रही है। जितना हमारा बलोचिस्तान में या सिंध में इन्फ्लुएंस है, पंजाब में इन्फ्लुएंस है, उतना ही गवर्नर साहब का पीटीआई के बगैर केपी में इन्फ्लुएंस। ठीक है नाज़रीन, गुफ्तगू हमारी आपने सुनी है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। तब दीजिए, अल्लाह हाफिज।